हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एलआईसी सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगजीन 1 से लेकर के 15 फरवरी 2022 की आप लोगों के सामने है। इसका जो आप देख सकते हो कवर पे लिखा हुआ है पार्शियल कवरेज, ये आपको बताता है फसल बीमा योजना के बारे में। बहुत सारे किसानों की जो फसलें हैं वो यहाँ पर लॉस्ट होती हैं, लेकिन उनको कवरेज प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो क्या चुनौतियाँ यहाँ पर हैं जो आपकी फसल बीमा योजना है उससे रिलेटेड, और क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं उसके बारे में मेन आर्टिकल जो है वो दिया गया है। इसके अलावा कई सारे आर्टिकल्स और भी हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं। ओके, सभी को डिस्कस करेंगे और चलिए सीधे मैगजीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या काम का हो जाता है। ये सब कर देना। पहला आर्टिकल बहुत ही सुंदर है, मेंस के लिए पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने एक मेमो यहाँ पर रिलीज़ किया और उसके हिसाब से इन्होंने ये कहा कि जितनी भी स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट बॉडीज़ हैं, यानी कि स्टेट में जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बॉडीज़ वर्क करती हैं एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट की क्लियरेंस के लिए, उन सभी को रेटिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पर रेट किया जाएगा। ओके, तो कौन से स्टेट की इम्पैक्ट असेंसी ज़्यादा अच्छी है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, इस तरीके से वर्क होगा। अब ये जो काम किया जाएगा ये काफ़ी अच्छा काम है, ठीक है, रेटिंग कर रहे हो, लेकिन रेटिंग के जो पिलर्स हैं कि किस बेस पर रेटिंग की जाएगी वो बिल्कुल गलत हैं, वो बिल्कुल गलत हैं, एक भी पॉइंट अच्छा नहीं है। ओके, ये खामी यहाँ पर है और इसी ने लिखा हुआ है अवर ब्रोकन सिस्टम ऑफ क्लियरेंस। क्लियरेंस का जो सिस्टम है वो पहले से ही टूटा पड़ा है, उसके बाद ये जो मेमो रिलीज किया गया इसके बाद और ज़्यादा टूटने वाला है। कैसे होगा हम इस आर्टिकल को पूरा डिटेल में देखेंगे ताकि आप आराम से एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख पाओ 250 वर्ड का। ओके, तो हुआ क्या, 17 जनवरी 2022 थी, यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने एक मेमो रिलीज किया और उन्होंने कहा कि जितनी भी स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जिनको SEIAAs यहाँ पर कहा जाता है, उनको उनकी फंक्शनिंग के बेस पर रेट किया जाएगा, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा फंक्शन करता है। अब ये अच्छा क्या है ये इन्होंने ही बताया कि हम अच्छा किसको मानेंगे, वो इनका गलत है। ठीक है, तो इनका जो अच्छा मानना है वो जो एनवायरनमेंट है उसके लिए बिल्कुल गलत है। ओके, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर हैं। ओके, द SEIAAs आर कंस्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, और ये सब आपका इस तरीके से यहाँ पर डेवलप हुआ और ये अभी करंट के अंदर यहाँ पर चल रहा है। SEIAA की बात करें, यानी कि स्टेट जो आपकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ हैं, मैं सीधे इनको स्टेट अथॉरिटीज़ कहूँगा। ठीक है, स्टेट अथॉरिटीज़, इनको सिंपल फिलो में यहाँ पर अच्छा रहेगा। ये रेस्पॉन्सिबल हैं, ये अप्रूव करती हैं, ये रिजेक्ट करती हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस, किस प्रोजेक्ट को देना है किस प्रोजेक्ट को नहीं देना है। लगभग 90% से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो इंडिया के अंदर है उनका क्लियरेंस यही यहाँ पर करती हैं। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का जो मेमो है, इन्होंने कहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए हम अवॉर्ड करेंगे, जितनी भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनको ग्रांट यहाँ पर देंगे। दैट ग्रांट ECs इन द लेस देन 80 डेज। ओके, तो जितनी भी यहाँ पर बॉडीज़ हैं जो जिन्होंने 80 दिन में ग्रांट क्लियरेंस यहाँ पर दिया है, यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया है 80 दिन से कम समय में, उन सभी को अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ज़्यादा पॉइंट दिए जाएंगे, मोर पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। अब बताइए कि एक बॉडी जो कि अच्छी तरीके से क्लियरेंस यहाँ पर करती है आपका 110 दिन लेकर के 120 दिन लेकर के, उनको यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। ज़्यादा पॉइंट किसको दिए जाएंगे, जो 80 दिन से कम में करेगा। अब स्टेट बॉडी क्या करेगी, रिवॉर्ड लेने के लिए आपका उसको 10-5 दिन में ही खत्म कर देगी, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देगी। एक पॉइंट तो यह है जो कि बिल्कुल ख़राब है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकलता है कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं साइट विजिट्स करती हैं देखने के लिए कि कितना एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, और अलग अलग डिटेल्स भी यहाँ पर लेती हैं। ओके, इन्होंने कहा है कि अगर कोई स्टेट अथॉरिटी एक बार से ज़्यादा साइट विजिट करती है या फिर इसेंशियल डिटेल्स के लिए साइट को विजिट करती है तो उसको कम पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। अब बताइए ज़्यादा बार साइट विजिट करना सही है या कम बार ज़्यादा साइट विजिट करना सही है। भाई आप एक बार गए, आपने 2-3 पॉइंट नोटिस किए कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपको ये पता चली। आप दूसरी बार जाओगे, आपको इक्का दुक्का पॉइंट और मिलेगा कि मुझे इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्यों नहीं देना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप एक बार से ज़्यादा चाहते हो तो आपको कम पॉइंट्स मिलेंगे। तो स्टेट अथॉरिटी क्या एक बार भी नहीं जाएंगे, उनका तो काम सही हो गया ना। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर मिलेंगी। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी है, आपको समझनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, और लेकिन आपको पॉइंट्स यहाँ पर पता होने चाहिए। तो प्रॉब्लम हो गई इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए, और ये इन्होंने कहा कि इमीडिएटली इसको विड्रॉ करना चाहिए। इसके कुछ रीजंस भी यहाँ पर बताए गए। लाइक पहला रीज़न यहाँ पर है, इससे क्या होगा कि इन्होंने बताया कि ये कंप्रोमाइज़ करेगा विद द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट अथॉरिटीज़। स्टेट अथॉरिटीज़ अपनी फंक्शनिंग सही से नहीं करेंगी क्योंकि उनको 80 दिन से पहले इस काम को करके देना है और एक ही बार की विजिट में इस काम को करके देना है। ओके, इन्होंने कहा कि इससे जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं उसके रिस्क यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, आप बढ़ाइए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का। ओके, इन्होंने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि अगर साइट की रेगुलर विजिट यहाँ पर नहीं होती है या फिर उसे कम समय में क्लियरेंस दिया जाता है, तो जैसा हाल आपका संभावी रिवर का हुआ कर्नाटक के अंदर, ऐसा ही हाल आपको और जगह पर देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने ये भी कहा कि अगर इनएडिक्वेट पोस्ट ईसी मॉनिटरिंग अगर की जाती है तो जैसा हाल यहाँ पर गुजरात के अंदर एक्सप्लोजन हुआ एट यशस्वी रसियान। ओके,
तो यहाँ पर 11 लोगों की डेथ हुई और फ्लडिंग हुई सुबर्ण रेखा रिवर में वेस्ट बंगाल के अंदर। ये सब कुछ हार्ड जो चुनौतियाँ ये देखने के लिए मिली कि अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ढंग से यहाँ पर नहीं लिया गया तो क्या क्या हाल यहाँ पर हो सकता है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने बताया कि अगर आपने ये जो नया मेमो यहाँ पर रिलीज़ किया है इसको अगर आपने लागू कर दिया तो ये चुनौतियाँ और ज़्यादा वर्ष हो जाएंगी। आपको ये याद रखना है कि नेचुरल डिजास्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर्स हैं, वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती हैं। ओके, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा कि द रिपीटेड डायल्यूजन ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, जो कि इस मेमो के बाद से यहाँ पर हो जाएगा। इसकी वजह से जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कमज़ोर होगा और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे। तो द नया मेमोरेंडम विल ओनली एक्सेसरबेट द सिचुएशन, और इस सिचुएशन को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा देखने के लिए मिलेगा। ये एक चुनौती यहाँ पर आपको नजर आएगी जो कि यहाँ पर निकल करके आई। तो इन्होंने कहा है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दीजिए, लेकिन नॉट ऑन द ग्रेव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की ग्रेव्स के ऊपर रह करके इन चीज़ों को मत कीजिए। ओके, तो IEA की जो प्रोसेस है ये बेसिकली इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स इन इंडिया। ये इस चीज़ को लेकर के की गई थी, ये इस चीज़ को लेकर के बनाई गई थी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे तो अगर कुछ भी डिजास्टर यहाँ पर होता है तो उससे एनवायरमेंट पर कम से कम इम्पैक्ट हो, इस चीज़ को देख करके इस प्रोसेस को लॉन्च किया गया था। ये एक प्रिवेंटिव प्रिंसिपल था, लेकिन इसको इस तरीके से यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए कि ये ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए एक पोटेंशियल हार्म बन जाए। ओके, द पेरेंट एक्ट हमारा यहाँ पर है एनवायरमेंटल प्रिवेंशन एक्ट। ये भी आपका नेचुरल जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं उसका ही एक आउटकम था। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इसको यहाँ पर सेटअप किया गया था और ऐसे ही एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। लेकिन जो रिसेंट मेमोरेंडम यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसके अंदर स्टार रेटिंग इंसेंटिव दिए जाएंगे स्टेट अथॉरिटीज़ को दैट डिस्पोज द ईसीज एप्लीकेशन इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम डिफीट्स द पर्पज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो आपका मकसद था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का कि हमें ऐसे एक्सीडेंट को रोकना है, IEA प्रोसेस का जो मकसद था कि प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स के बेस पर वर्क करना है, वो दोनों चीज़ें भाड़ में चली जाएंगी और ये आपका जो है वो डिजास्टर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये समझ में आएगी कि IEA प्रोसेस वाज नेवर मीन टू बी एक्सपीडिएट वन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। IEA की जो प्रोसेस थी, एक तो हमने ये समझा कि प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी, दूसरा ये कभी हमने इस चीज़ को देख करके नहीं बनाई कि इससे हमें बिजनेस में क्या इंटरेस्ट होगा। हमने इसको इस चीज़ को देख करके बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बनाया हमने। और सिंपली अगर हम बात करें, कोर्ट्स ने भी इस चीज़ को कहा है कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हो उसको जल्दबाजी में मत दो। यहाँ पर कोर्ट्स ने भी इस चीज़ को भी बात की है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हैं वो डिटेल्ड स्क्रूटनी के बेस पर होने चाहिए। अब डिटेल्ड स्क्रूटनी 80 दिन में हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती है। ठीक है, साइट विजिट एक बार ही करना है, क्या ऐसे होगा? डिटेल्ड स्क्रूटनी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कुछ चुनौतियों के रूप में उभर करके आई। मतलब जो IEA की रिपोर्ट है वो डिटेल्ड होनी चाहिए और एनवायरमेंट का इंपैक्ट क्या होगा वो भी डिटेल्ड होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को मना किया, उसके बावजूद आपने मेमोरेंडम रिलीज किया। ओके, एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, लाइक गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना था, उसकी जो यहाँ पर आप देखो कि ग्रांट एनवायरमेंटल क्लियरेंस उसको यहाँ पर दिया गया और उसके बाद आपको मिलेगा कि अबाउट द साइट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं की गई। ओके, तो ये कुछ चुनौतियाँ भी आपको मिलेंगी। अंडरटेकिंग साइट विजिट्स टू वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कैन नॉट बी व्यूड एज द इम्पेडिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर मेमो के अंदर कहा गया कि एक बार आपको साइट विजिट करना है, उससे ज़्यादा बार अगर आप साइट विजिट करते हैं तो आपको रेटिंग कम दी जाएगी। तो आप बताइए यहाँ पर कि EIA की जो प्रोसेस है उसके अंदर रेगुलर साइट विजिट्स की बात की गई है। साइट विजिट आप यहाँ पर करते रहोगे तो आपको रेगुलर पता लगता रहेगा कि किसी भी तरीके से EIA के जो रूल्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ तो यहाँ पर नहीं की जा रही है। साथ ही साथ जो EIA के रूल्स थे ये कहीं भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर्डल्स यहाँ पर नहीं बनते हैं। अगर हम रेगुलर साइट की विजिट करते हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट को देखते रहते हैं तो हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि हाँ भी किसी तरीके का इंपैक्ट तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो किसी भी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर्डल के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। द मेमोरेंडम जो यहाँ पर रिलीज़ किया गया प्रमोट करता है रिड्यूस्ड स्क्रूटनी, ये स्क्रूटनी को रिड्यूस करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि डिटेल स्क्रूटनी होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि डिस्करेज किया जाएगा स्टेट अथॉरिटी को कि वो साइट को सिर्फ एक बार ही यहाँ पर विजिट करें, उससे ज़्यादा विजिट ना करें। ओके, उससे ज़्यादा विजिट करेंगे तो आपकी रेटिंग कम कर दी जाएगी। स्टेट अथॉरिटीज़ ऐसा क्यों चाहेंगी? ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आई। तीसरा चीज़ यहाँ पर निकल करके आई कि द मेमोरेंडम ये आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, बट सर्टेनली इजंट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, लेकिन ये डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। मेमोरेंडम गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ इंसेंटिव्स। यहाँ पर जो स्टेट अथॉरिटीज़ जिनको अच्छी रेटिंग दी जाएगी उनको सिर्फ रेटिंग ही दी जाएगी, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे, कोई पैसा कोई अवार्ड कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ रेटिंग दी जाएगी, रैंकिंग दी जाएगी। ओके, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि फाइनेंशियल रेटिंग वो भी देते आप रिवॉर्ड तो भी चलता, लेकिन आप यहाँ पर फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत इस तरीके की आ रही है कि सिर्फ रैंकिंग ही कर रहे हो और उसके बाद भी आप या तो फाइनेंस अवेलेबल कराओ। ओके, फाइनेंस भी अवेलेबल नहीं करा रहे हैं।
तो ये चुनौती यहाँ पर आ गई है। वाइल दिस रेटिंग सिस्टम ऑफर्स बिजनेसेस को तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी क्योंकि तुरंत एनवायरमेंटल क्लियरेंस उन्हें यहाँ पर मिल जाएगा। द सेम लग्जरी ऑफ चॉइस डजंट एग्जिस्ट फॉर द वर्कर कम्युनिटी। दूसरी एक तीसरी चौथी प्रॉब्लम भी यहाँ पर निकल करके आई कि ये बिजनेसेस के लिए तो आपने इतना सब काम कर दिया, लेकिन जो वर्कर कम्युनिटी है उसके लिए आप इस तरीके का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मेमो रिलीज़ किया गया, डिटेल्ड स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर मना किया गया, और ये चीज़ें नज़र आएंगी कि साइट इंस्पेक्शन बार बार आपको नहीं करना। इस तरीके से जो इकोनॉमिक है आउटकम्स वो यहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हो, बट आपको समझ में आएगा कि जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म है। इट इज़ क्लियर डेट द मेमोरेंडम इफ़ इम्प्लीमेंटेड, अगर ये मेमोरेंडम इम्प्लीमेंट किया गया तो इसके कंसिक्वेंसेस तो एडवर्स होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप देखो कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग भी यहाँ पर ख़राब होगी। एनवायरमेंटल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनकी फंक्शनिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो पीपल हैं सराउंडिंग द प्रोजेक्ट हो गए, जहाँ पर भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर होनी है, जहाँ पर भी जिस जगह का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना था, ओके, वहाँ के जो लोग हैं लाइफ्स हैं उनके साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ देखने के लिए मिलेगा जो कि सराउंडिंग इकोलॉजी में है। तो इस वजह से मेमोरेंडम को इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। तो क्या इशू था, क्या क्या इसके साथ चुनौतियाँ थी, 4 चुनौतियाँ यहाँ पर हुई, याद कर लो, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो इनके, ओके। और एक पेज में ये चीज़ें यहाँ पर कवर हो जानी चाहिए, किस तरीके से ये मेमोरेंडम सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, ओके। तो हम ये काम यहाँ पर नहीं कर सकते, और इसी को देखते हुए यहाँ पर आप देखोगे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को 1994 से लेकर के ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और व्हेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर फ्यू, उस समय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्यू हुआ करते थे, तो इम्पैक्ट जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लिया जाता था। लेकिन 2000 से बाद, सन 2000 के बाद ये चीज़ें यहाँ पर और ज़्यादा सड़नी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वर इंक्लूडेड इन दी सिस्टम्स ऑफ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी के अंदर हमने बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च करना शुरू किया। लार्ज स्केल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल प्रोजेक्ट हों, मैसिव एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, जो ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर रखते हैं जहाँ पर वाटर यूजेज ज़्यादा होगा, वेस्ट वाटर जनरेशन भी होगा, ट्रैफिक भी होगा, उसकी वजह से सॉलिड वेस्ट भी जनरेट होगा। तो इन सब की भी स्टडी यहाँ पर करनी शुरू की जाने लगी, ओके। द प्रॉब्लम्स वॉज द सिस्टम वॉज नेवर अपग्रेडेड। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि ये जो आपका EIA का सिस्टम था ये इस तरीके का था कि इसको अपडेट उस समय नहीं किया गया, जबकि इसके अंदर बिल्डिंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो इस पर जो वर्क लोड था वो यहाँ पर बढ़ गया, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्लियरेंस वो तुरंत यहाँ पर दिए जाने लगे, क्योंकि टाइम नहीं था और प्रोजेक्ट बहुत सारे क्लियर करने थे। तो 2006 में जो मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज किया उन्होंने इसको डिसेंट्रलाइज किया और स्टेट्स को इसकी पावर यहाँ पर सौंपी। और इसके बाद आपकी जो ये सेंट्रलाइज सिस्टम था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, ये स्टेट जो बॉडीज़ हैं उनके पास यहाँ पर चला गया, और यहाँ से निकल के आई आपकी स्टेट अथॉरिटीज़, और स्टेट लेवल पर इन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। स्टेट के अंदर इनको कैटेगरीज में बांटा गया, लाइक कैटेगरी A के प्रोजेक्ट, कैटेगरी B, B1, B2 के प्रोजेक्ट इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट किए गए। और ऑल द क्वालिटी ऑफ स्क्रूटनी हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड, ओके, स्क्रूटनी की क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं हुई। डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट थे आर नॉट मोर एनवायरमेंटल कंप्लाइंट, लेकिन फिर भी उनके लिए आप देखोगे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया। कुछ चुनौतियाँ निकल करके आई। अभी जो कैटेगरी A के प्रोजेक्ट थे, कम टू द सेंटर, ये ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि सेंटर के पास ही रहने थे, इनमें स्टेट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोई कदम नहीं उठाएंगी। जो B के प्रोजेक्ट थे वो यहाँ पर स्टेट अथॉरिटीज़ के पास में गए। B को भी हमने B1 में डिवाइड किया। B1 में ऐसे प्रोजेक्ट आते थे जिनमें डिटेल्ड असेसमेंट की रिक्वायरमेंट रहती थी, और B2 के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें किसी भी तरीके की डिटेल्ड असेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि 2006 की जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में संशोधन किए गए उसके अंदर क्या हुआ। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो सिस्टम सेंट्रलाइज था उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। प्रोजेक्ट्स को कैटेगरी A और कैटेगरी B में बांटा गया। कैटेगरी A के प्रोजेक्ट यूनियन के पास रहेंगे और B के स्टेट के पास में रहेंगे, ओके। तो ये कुछ पॉइंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर याद रखने हैं। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए ये एक आर्टिकल यहाँ पर था। आर्टिकल में आपको चीज़ें याद नहीं रखनी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एक फर्म है और जिसका नाम आपको मिलेगा कि स्वयं शिक्षण प्रयोग, ओके। ये एक फर्म है, इन्होंने एक ऐसी सेफर डिवाइस यहाँ पर डेवलप की है। इस डिवाइस का नाम है परवृक्ष, ओके। ये डिवाइस का नाम है, स्मार्ट डिवाइस है, और ये डिवाइस आपकी सोलर लाइट से यहाँ पर चलती है, सोलर ऊर्जा का यूज़ करती है, सोलर पावर्ड स्मार्ट डिवाइस है। और इससे जो एनिमल्स हैं उनको यहाँ पर कन्फ्लिक्ट से रोका जा सकता है विद ह्यूमंस, ओके। तो ह्यूमन एनिमल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए जब आप उपाय लिख रहे हैं तो आप इस डिवाइस को यहाँ पर याद रख सकते हैं जिसका नाम है परवृक्ष। किसने डेवलप किया ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये एक सुझाव है कि एक फर्म ने इस चीज़ को यहाँ पर डेवलप किया है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये एक सेफर डिवाइस है और सोलर लाइट बेस्ड डिवाइस है। इसके अंदर साउंड और लाइट के जरिए जो एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं उनको यहाँ पर अलग दिशा में जो है वो भेजा जाता है, उनको एज अ डिफरेंट किया जाता है, ओके।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि ये आप याद रखना है, बाकी इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, 2021 पृथ्वी का छठा सबसे गर्म ईयर यहाँ पर देखने के लिए मिला। अर्थ का 6th हॉटेस्ट ईयर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला। आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश की क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021, और इन्होंने बताया कि 2021 जो है वो द ईयर 2021 वॉज द 5th वार्मेस्ट फॉर इंडिया सिंस 1901, और ये बात आईएमडी ने यहाँ पर कही। और जो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 2021 6th हॉटेस्ट ईयर है, ये बात आपकी जो कही जा रही है वो हो रही है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये बात यहाँ पर की गई है। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। इसमें भी आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर याद नहीं रखनी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहे हैं, और ये चीज़ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। ओके, अब ये डाटा सब काम का नहीं है, बट एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना, पेरिस एग्रीमेंट के जरिए हमको 1.5 डिग्री एवरेज टेम्परेचर को रोकना है। इस समय एवरेज टेम्परेचर 2021 में 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर था, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, बाकी चीज़ें आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी आर्टिकल की। लिखा हुआ है अनसर्टेन रिकवरी फॉर लेबर मार्केट्स। देखिए, आईएलओ है आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिलीज़ की 2022 की, और इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने इस बात को बताया कि 2022 में 207 मिलियन पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। आर्टिकल जो ऊपर यहाँ पर कहना चाह रहा है, आप हेडलाइन पढ़ें, लिखा हुआ है अनसर्टेन रिकवरी। 2020 से कोविड-19 यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के जो परसेंटेज हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। 2021 में भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है, 2022 में भी ट्रेंड रहने वाले हैं। तो जो सिनेरियो 2020-21 के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया, उसकी रिकवरी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। ठीक है, अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि फिर से हमें अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेटस देखने के लिए मिल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेटस होने ही नहीं चाहिए, अगर रिकवरी यहाँ पर हो रही है तो ये चीज़ें कम होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर डिस्कस किया गया कि 2019 में जितने यहाँ पर अनएम्प्लॉयड पीपल थे, उससे 21 मिलियन ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पीपल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो टोटल जो आपको मिलेगा कि वो लगभग 207 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड में बी एम्प्लॉयड इन 2022 अनएम्प्लॉयड यहाँ पर ये हो जाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। रिपोर्ट ने यह भी कहा ड्यूरिंग इनिशियल रिकवरी, इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी रिकवरी हुई, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स देखने के लिए मिले थे इन कंट्री लाइक इंडिया, बट ये आपके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर भी वेव 2 और वेव 3 यहाँ पर देखने के लिए मिली। ओके, तो ये चीज़ें याद रखो कि जो रिकवरी यहाँ पर होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं हो रही है, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद दावोस में यहाँ पर आपकी मीटिंग हुई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो दावोस एजेंडा है वो यहाँ पर हेल्ड हुआ 17 से लेकर के 21 जनवरी में, और उसके अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात की गई। तो 2021 में क्लाइमेट चेंज भी देखा, पैंडमिक के भी कुछ सिनेरियोज यहाँ पर नजर आए। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इनसे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर हुई। पहली जो बात थी वो ये थी कि ग्लोबल कोलैबोरेशन पर फोकस यहाँ पर किया जाए। ओके, सभी जितने भी टॉपिक्स थे डिस्कशन के, उनमें ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात यहाँ पर की जा रही थी। पैंडमिक रिकवरी करनी हो, वैक्सीनेशन की डिप्लोमेसी हो, सभी के अंदर ग्लोबल कोलैबोरेशन जरूरी है। क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल ट्रेड चेन्स, इन सभी के लिए यहाँ पर आपका ग्लोबल कोलैबोरेशन जरूरी है। ओके, तो ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए हो, सोशल गवर्नेंस मैट्रिक्स के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको जो कैपिटलिज्म है उसको यहाँ पर ख़त्म करना होगा, और मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको नजर आएगी। क्लाइमेट एक्शन, दूसरी चीज़ यहाँ पर नजर आई, क्लाइमेट एक्शन वाज ऑन द एजेंडा ऑफ मोस्ट नेशंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज़ को यहाँ पर कहा। इन्होंने 3P लॉन्च किए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए भी। जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया रोल आउट ऑफ P3 की फुल फॉर्म है प्रो प्लेनेट पीपल्स अप्रोच। ओके, तो इसमें क्या है कि इंडिया उसके क्लाइमेट गोल्स को पूरा कर सके, उसमें हमें लोगों की मदद लेनी है, लोगों को प्रो प्लेनेट्स यहाँ पर बनाना है, यानी वो पॉल्यूशन में कम कंट्रीब्यूट करें, और ये चीज़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो 3P क्या है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, तो फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना है, ये सब बातें भी इसके अंदर यहाँ पर की गई। इनोवेशन लाना है टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन की बात है, और इससे हम मदद ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने में। उसके बाद कोविड-19 रिकवरी की भी बात हुई, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पर फोकस किया वैक्सीनेशन के ऊपर, और जो वैक्सीन इनइक्वालिटी स्पेशली इन द अफ्रीका नेशन आपको मिल रही है, उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया। तो 2-3 पॉइंट याद रखो कि दावोस एजेंडा 2022 के अंदर जो क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया गया। तो ये 3 पॉइंट आपके सामने हैं, इससे आप बहुत इजीली 250 वर्ड का एस्से लिख पाओगे। अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ गया कि दावोस एजेंडा में क्या हुआ, तो जैसे ही आप यहाँ पर ये चीज़ें लिखोगे आपको पता चलेगा कि हाँ भी ये सही है। ओके, तो ग्लोबल कोलेब्रेशन की बात हुई, क्लाइमेट एक्शंस की बात हुई, और कोविड-19 रिकवरी की बात इसके अंदर हुई। ओके, जस्ट दैट। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, इंडिया में लाइटनिंग स्ट्राइक्स देखने के लिए मिले हैं। किस स्टेट्स में कितने हुए हैं नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप देखो कि
लगभग जो 16.4 लाइटनिंग इवेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर हर साल यहाँ पर बढ़ रहे हैं। कुछ भी यहाँ पर याद रखने वाले चीज़ नहीं है, बट लाइटनिंग स्ट्राइक्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है गेट्स ऑफ हेल टू बी शट। ओके, तो गेट्स ऑफ हेल कहाँ पर हैं? तो व्हाट आर द गेट्स ऑफ हेल? तो ये है आपका दरवाज़ा गैस क्रेटर, जिसको डब किया गया है एज गेट्स ऑफ हेल। ये एक 69 मीटर चौड़ा और 30 मीटर डीप सिंक होल है, और ये मिलेगा आपको तुर्कमेनिस्तान के अंदर। ये जो सिंक होल है, इसको यहाँ पर गेट्स ऑफ हेल का नाम यहाँ पर दिया गया है। नरक के दरवाजे के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर दरवाज़ा गैस क्रेटर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये फॉर्म किया गया था 1971 में। रशिया ने इसको ड्रिलिंग एक्सपीडिशन के दौरान इसको यहाँ पर लॉन्च किया। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ओके, इसका इम्पैक्ट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये जो क्रिएटर है, इसकी वजह से एम्प्लीफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, और ज़्यादा क्रिएटर्स यहाँ पर बनती चली जा रही हैं। ओके, और ये चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है, तो ये बंद होना चाहिए। मतलब आर्टिकल कुछ ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस दरवाज़ा गैस क्रिएटर। ओके, यहाँ से हार्मफुल गैसेज वगैरह भी यहाँ पर रिलीज़ होती रहती हैं, तो जिसकी वजह से फ्लेम्स रिलीज़ होते हैं, और आसपास का जो सराउंडिंग इकोसिस्टम है वो सब भी यहाँ पर तबाह होता है। ओके, तो कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। बस चटपटी खबर है। ओके, ऐसा मुझे नहीं लगता निकलेगा कुछ। उसके बाद इंडिया में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हुई। सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ते हैं, और कुछ पार्ट्स हैं उड़ीसा के और तमिलनाडु के, उनको स्ट्रॉम सर्जिस के लिए मोस्ट वल्नरेबल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं तो वो सुंदरबन इलाके में आते हैं, उड़ीसा में आते हैं, और वल्नरेबिलिटी में उड़ीसा सबसे आगे है। ओके, सबसे ज़्यादा आते कहाँ पर हैं? तो आते हैं आपके सुंदरबन में, और तमिलनाडु का भी जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। तो ये सब डेवलप किया गया। क्लाइमेट हजार्डस एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया रिलीज़ किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा 18 जनवरी को। इन्होंने ऐसी 13 मोस्ट डैमेजिंग इवेंट्स को यहाँ पर निकाला, जिसकी वजह से आपका जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। उसके अलावा ये काम भी यहाँ पर चल ही रहा है। उड़ीसा के अंदर जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टील प्लांट लगना था। जिंदल स्टील प्लांट यहाँ पर लग रहा है उड़ीसा के अंदर। तो उसमें क्या है कि आपकी जो सराउंडिंग लैंड है जहाँ पर ये सब चीज़ें लग रही हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होने वाला है। जो ट्राइबल्स हैं और लोग हैं वो इस चीज़ को यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन पिछले ही जनवरी 14 को ये चीज़ें जो है वो वायलेंट यहाँ पर हो गई। तो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक टाइग्रेस है, जिसका नाम यहाँ पर आपको मिलेगा T15, और मध्य प्रदेश के अंदर पेंच टाइगर रिजर्व में यहाँ पर ये रहती थी, और ये 16 साल की थी। ये यहाँ पर डाई हुई, और सुपर मोम के नाम से भी इसको टर्व किया जाता है, क्योंकि इसने पूरी अपने जीवन में यानी 11 साल के अंदर 29 कप्स को यहाँ पर जन्म दिया, और जिनमें से कि 25 जो है वो सर्वाइव कर पाए। तो इन्होंने टाइगर की पॉपुलेशन को इस तरीके से बढ़ावा देने में मदद की। सुपर मोम के नाम से इसको जाना जाता था। हेल्थ ऑफिशियल्स कर्नाटक के अंदर बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोब, और यहाँ पर आपकी 3 इन्फेंट्स की डेथ यहाँ पर हुई 16 जनवरी को। किस तरीके से आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर ये सब हुआ उसके ऊपर यहाँ पर प्रोब की जाएगी, छानबीन इससे की यहाँ पर की जाएगी। ओके, छोटी न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। ओके, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रेजेंट किया एक ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये EPR पॉलिसी यहाँ पर होती है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए, यहाँ पर इस समय लॉन्च है। जो बनाएगा ख़त्म भी वही करेगा, ठीक है। तो जो टायर्स हैं, गाड़ियों के वेस्ट टायर्स हैं, उनको डिस्पोज करने का काम अब कार मैन्युफैक्चर कंपनीज का ही होगा, और इसके लिए ड्राफ्ट रेगुलेशंस यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। इससे हमें जो है जो टायर्स यहाँ पर जनरेट होंगे ड्यू टू द व्हीकल स्क्रैपेज, जिसके ऊपर हमने पॉलिसी भी लॉन्च की है, तो उनके अंदर जो टायर्स यहाँ पर होंगे उनको डिस्पोज करने का काम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का होगा। इसके लिए EPR पॉलिसी में ड्राफ्ट रेगुलेशंस लॉन्च किए गए हैं। ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो हैं अमेंडमेंट रूल्स 2021 यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, और ये स्पेसिफाई करेगी इसके अंदर कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड प्रोसेसिंग के दौरान उनके द्वारा जो एंजाइम ड्राइव होते हैं उनका कितना यूज़ होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ओके, कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर ये सब अभी लागू नहीं हुए हैं, ये ड्राफ्ट स्टेज में, जब भी लागू होंगे डिटेल में यहाँ पर पब्लिश हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। ओके, कर्नाटक गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं द ड्राफ्ट ऑफ द एक्टिव मोबिलिटी बिल 2021, और जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको मैंडेट किया जाएगा कि पेडेस्ट्रियन वगैरह के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार कीजिए। ओके, जो पैदल लोग चलते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, स्पेस क्रिएट नहीं करते हैं रोड्स के चारों तरफ वगैरह, तो आपको पेनल्टी यहाँ पर लगाई जाएगी स्टेट जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके ऊपर। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। वॉकिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए सड़क के किनारे स्पेस होना चाहिए ताकि सुविधा भी यहाँ पर बनी रहे। ओके, तो उसके लिए ये बिल यहाँ पर लागू किया गया है। फिर आगे बात की जाती है लॉस्ट इन द वुड्स की, और यहाँ पर बेसिकली अगर आपको पता हो कि
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई और उसके हिसाब से ओवरऑल हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है एंट्री कवर है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। ओके, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये इंक्रीज़ हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो है वो टिम्बर को इंपोर्ट भी करते हैं बाहर से। ओके, तो ये एक आपको फिनोमिना देखने के लिए मिलेगा कि एक तरफ तो हम अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ा रहे हैं। देखिए, फॉरेस्ट को बचाना, क्लाइमेट चेंज के गोल जितना कुछ यहाँ पर है वो सब अब नेशनल लेवल पर नहीं होना चाहिए, वो ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए। ग्लोबल लेवल पर भी टिम्बर के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को हमें रोकना पड़ेगा, ये चीज़ भी हमारी ध्यान रखी जाए। चलिए, आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो है वो इलीगल तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिया कंटिन्यूज टू इंपोर्ट टिम्बर ऑफन इलीगली इवन दो इट्स डोमेस्टिक वुड स्टॉक्स कैन इजीली हेल्प अचीव सेल्फ रिलायंस। इंडिया के अंदर जो उसका खुद का स्टॉक है वुड का, वही काफ़ी है, उसके बावजूद हम इलीगली इसको इंपोर्ट करें। देखिए, हम अपने एक्सपोर्ट्स को रोकते हैं इलीगल चाइना वगैरह में जाने से, जैसे रेड सैंडलवुड वगैरह इनको। ओके, लेकिन हम दूसरी कंट्री से इलीगली इंपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर ये स्टडी यहाँ पर हुई है और इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इस आर्टिकल के अंदर से हमें यहाँ पर पॉइंट्स निकालने हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के काम के यहाँ पर हो सकते हैं। पहला जो पैसेज है वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं और लिखा हुआ है कि ओवरऑल जो डिमांड है फॉर वुड एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट इंडिया के अंदर वो लगभग स्टैग्नेंट है, यानी कि डिमांड में ना तो बढ़ोतरी हुई है ना ही घटोतरी हुई है। ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा कि देयर डिमांड फॉर फर्नीचर, पैनल्स एंड प्लाईवुड ये इंक्रीज हुई है बाई 25%। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डायरेक्ट जो वुड है उसकी डिमांड यहाँ पर जो है वो कम हुई है, वो आपकी स्टेगनेंट है, लेकिन जो आपकी फर्नीचर है, प्लाईवुड वगैरह के लिए डिमांड है उनकी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। हमने 5 ईयर्स इस चीज़ को यहाँ पर देखा। अब कितने से कितनी हो गई ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो जाता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर लिखें, देखें क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, लिखा हुआ है टेरिबल प्रैक्टिसेस। अराउंड 42% ऑफ इंडियाज टिम्बर इंपोर्ट, जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं 2019 में हमने जितना इंपोर्ट किया उसका 42% इंपोर्ट ऐसा था जो कि ऐसी कंट्रीज से आ रहा था जहां पर इलीगल लॉगिंग ज़्यादा होती है या फिर कन्फ्लिक्ट स्टेट्स के बीच में है। मान लीजिए कि कहीं पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है ओवर द लैंड और वहाँ पर टिम्बर का प्रोडक्शन हुआ और वहाँ से हमने इंपोर्ट किया। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा 2010 से 2019 का ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है और 2019 में ही आप यहाँ पर देखिए कि हायर रिस्क वाली जगहों पर से हमने कितना ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट किया टिम्बर को। तो जहाँ पर इलीगल तरीके से काम यहाँ पर हो रहे हैं वो ऐसी जगह से यहाँ पर टिम्बर को इंपोर्ट किया गया है। ओके, तो टिम्बर के इंपोर्ट का स्टेटस अगर इंडिया में देखें तो इंडिया टिम्बर सप्लाई एंड डिमांड 2010 से 2030 तक के ट्रेंड हैं जो कि रिलीज़ किए गए बाई इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ है। इन्होंने कहा कि बल्क ऑफ डिमांड इंडिया के अंदर इंपोर्ट्स के द्वारा पूरी की जाती है और इंडिया इंपोर्ट करता है रफ साउंड वुड को। ओके, और ये पॉइंट आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कितना इंपोर्ट करते हैं नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, द इंपोर्ट किया जाता है वेनियर शीट्स को। ओके, ये भी आपको मिलेगा। प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में इसकी खपत यहाँ पर होती है। इंपोर्ट किया जाता है फाइबर बोर्ड को। ओके, इसकी भी डिमांड यहाँ पर डबल हुई है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी डिमांड यहाँ पर आपकी डबल हुई है फर्नीचर वगैरह के लिए, जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं उनके लिए। ओके, इंडिया में दिया गया है कि 47 मिलियन क्यूबिक मीटर के हिसाब से यहाँ पर आपकी राउंड वुड और एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक साल में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो इनकी एनुअल डिमांड है वो 57 से लेकर के 58 तक है। तो ये जो गैप यहाँ पर है ये हम इंपोर्ट के द्वारा पूरा करते हैं। इंपोर्ट के अंदर आपकी जो राउंड वुड है, सावन वुड है, विनीर्स हैं, प्लाईवुड है, फर्नीचर, पल्प एंड अदर चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और ये भी इन्होंने ये डिस्कस भी किया कि दो इंपोर्ट फेल इन 2020-21, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इंपोर्ट यहाँ पर हमारे कम हुए, लेकिन अभी भी हमें इनकी डिमांड पूरी करने के लिए इंपोर्ट दोबारा से चालू करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पर इस चीज़ को भी दिखाया गया है कि इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है डिफाइज करती है इस फैक्ट को कि इंडिया के अंदर जो लिविंग ट्रीज़ हैं जिसको ग्रोइंग स्टॉक कहा जाता है वो इंक्रीज़ हुआ है। देखिए, इसकी डिमांड बढ़ रही है तो आपका जो ये आपने फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से ये बताया गया कि इंडिया में जो ग्रोइंग स्टॉक है वो यहाँ पर बढ़ा है। ओके, अब इस चीज़ पर संदेह जाता है कि ये बढ़ कैसे रहा है। ओके, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो हमें इन चीज़ की ज़रूरत भी पड़ रही है, तो ज़रूरत के हिसाब से तो ये हमारा कम होना चाहिए था। तो इस चीज़ पर भी संदेह यहाँ पर जाता है। आपको पीएचडी नहीं करनी कि संदेह जाता है तो हम इसकी स्टडी करें, लेकिन संदेह जाता है। ओके, तो ग्रोइंग स्टॉक की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि जितना भी वॉल्यूम ऑफ लिविंग ट्रीज है उन सभी को काउंट किया जाता है ग्रोइंग स्टॉक के अंदर। ये बात रिलीज की गई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से। ओके, इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है इन द पास्ट 3 डिकेड्स की अगर हम बात करें, ड्यू टू द सीरीज ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट्स। ओके, उसके हिसाब से ये आपकी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ओके, डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट यहाँ पर वो भी यहाँ पर बढ़ रही है। ओके, फर्स्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्टेड डिक्लाइन 1980s में प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आई 1988 में। और इन्होंने कहा था कि
जो आपके विच रिकमेंडेड दैट द सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एट द कंसेशनल प्राइस शुड सीज। ओके, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 से, क्योंकि हमें जो अपना एरिया है उसको 33% तक ग्रो यहाँ पर करना था, ओके, फॉरेस्ट कवर को। तो इन सब चीज़ों को रोका गया जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका गिर गया और हमें इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी को बढ़ाना पड़ा। ओके ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आएगी। द एनुअल हार्वेस्ट ऑफ टिम्बर आपका डिक्लाइन हो गया, 10 से 4 पर आ गया। ओके, 1970 में 10 था और आपका ये गिर करके 4 हो गया। ये सब पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर याद नहीं रखने, आप जस्ट एक थ्योरी को समझो कि हमने नेशनल जो पॉलिसी फॉरेस्ट पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की, उसके बाद से हमारा प्रोडक्शन कम होगा, तो सिंपल सी बात है डिमांड कहाँ से पूरी होगी, इम्पोर्ट के जरिए यहाँ पर डिमांड पूरी होगी। उसके बाद 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने और रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग यहाँ पर मना कर दी गई, और ये गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस यहाँ पर आया जिसके अंदर फॉरेस्ट की जो मीनिंग है उसको रिडिफाइन किया गया, और सभी नेचुरल फॉरेस्ट चाहे उसकी ओनरशिप हो या ना हो उन सभी को फॉरेस्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए किसी भी तरीके के नेचुरल फॉरेस्ट को टिम्बर के रूप में आप यूज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी जो इंपोर्ट की डिमांड है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई। फ्रीली इंपोर्टेबल विदाउट रेस्ट्रिक्शंस एंड लाइसेंस, ये सब हमने यहाँ पर शुरू कर दिया। हमने ट्रेड में ओपन जनरल लाइसेंस पॉलिसी अपनाई टिम्बर के ट्रेड के अंदर। ओके, तो टुडे अगर हम बात करें, इट इज़ ईजियर टू इम्पोर्ट वुड, हम कभी भी इम्पोर्ट कर सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो क्या कर सकते हैं, बाहर से मंगा सकते हैं, और वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ओके, इंडिया की डिमांड भी डबल होने के चांसेस हैं 2030 तक कंपेयर टू 2019, और आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको मिलेंगे इंडिया के वुड एंड सब्सटीट्यूट्स ये रहे, कितना हमें यहाँ पर ज़रूरत थी, और उस हिसाब से आप देखें डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हुआ और इंपोर्ट कितने यहाँ पर किए गए। 2019 में अगर आप देखें तो लगभग 17% इंपोर्ट यहाँ पर किया गया, और 83% जो है वो आपका इस तरीके से मिलेगा। ये 2019, 20, 21 के जो डाटाज हैं ये सब कोरोना वायरस की वजह से इंपोर्ट्स कम हुए हैं, वरना ये चीज़ें लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई देती। इंडिया अपना जो 20% डिमांड है वो इंपोर्ट से पूरी करता है ऑन एन एवरेज, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एज द डोमेस्टिक डिमांड इज सेट टू डबल, डोमेस्टिक डिमांड भी डबल होने के चांसेस हैं 2030 तक, जैसा कि अभी अभी ये मैंने डिस्कस किया। एक कमेंशुरेट इंक्रीज इन इंपोर्ट्स विल एड अ ह्यूज बर्डन ऑन द एक्सचेकर या फिर फ्यूल इलीगल ट्रेड। तो उसी हिसाब से जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो इलीगल ट्रेडिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी यहाँ पर खाली होना शुरू होगा। दिस विल फर्दर इंक्रीज द कंट्रीज डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, इससे कंट्रीज़ के जो इंपोर्ट हैं उन पर डिपेंडेंसी और भी बढ़ेगी। पहले तो पॉलिसीज़ और सुप्रीम कोर्ट वगैरह के ऑर्डर के कारण ये सब चीज़ें हुई, लेकिन जब हम इस काम को करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ओके, इंडिया स्पेंडिंग ऑन द टिम्बर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगी बाई 10%। कितने से कितना हो जाएंगी नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आप समझो कि हमारा जो पैसा है वो 10% बाहर जाना शुरू हो जाएगा, तो इससे हमारे रिजर्व्स भी खाली होने शुरू होंगे। इतना असर नहीं पड़ेगा लेकिन पड़ेगा तो, ठीक है। ये चीज़ें मेजर प्लेयर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, और ये इंडिया को सेंटर रख करके हैं। इंडिया कहाँ को आप देखिए कि इंडिया इंपोर्ट करता है वुड और अदर रॉ मटेरियल, प्लाईवुड को इंपोर्ट करते हैं, वेनियर शीट्स हैं, इन सभी को हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, इनको प्रोसेस करते हैं, डेवलप करते हैं, और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर बना करके हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले मंगाते हैं रॉ मटेरियल को, फिर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो पीले पीले यहाँ पर आपको कंट्री देखने के लिए मिलेंगे, लाइक ब्राज़ील है, लाइक आपका चाइना है, ये आपका इंडोनेशिया वगैरह की कंट्रीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, तो ये कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है वुड को, और इसके अंदर आपको ब्राज़ील, उरुग्वे, घाना, इक्वाडोर, ओके, जर्मनी, ऐसी कंट्रीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, चाइना, न्यूजीलैंड, इन सब से हम यहाँ पर इलीगल तरीके से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में अब जैसे यहाँ पर आपको मलेशिया का एग्जाम्पल दिया गया है, मलेशिया में आप ट्री जो है उसको कट नहीं कर सकते, उसके बावजूद हम मलेशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि मलेशिया में जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्लो हो चुकी हैं। ओके, मलेशिया में जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्लो हो चुकी हैं, और वहाँ पर पेड़ नहीं काट सकते, तो फिर वहाँ से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो इलीगल तरीके से इंपोर्ट हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी। ये जो ब्लू कलर में कंट्रीज़ यहाँ पर दी गई हैं ये मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। हैवी हैप्पी प्राइस का मतलब है इंडिया स्पेंडिंग ऑन वुड इंपोर्ट्स। अब ज़्यादा वुड इंपोर्ट होगा तो प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़ेंगे। आप देखो 25% से इंक्रीज़ हुए हैं, ये आप देख सकते हो कि कितना खर्च कर रहे हैं और किस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ओके, तो उतना ही ज़्यादा रिजर्व बाहर जाएगा जितना ज़्यादा है इंपोर्ट वुड का करेंगे। ओके, रैपिड डिमांड, इंडिया की जो इनकम है फ्रॉम वुड एक्सपोर्ट
जो कि जो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, ओके, फर्नीचर वगैरह को सब बना करके, तो वो भी यहाँ पर आप देखो कि उसकी जो इनकम है वहाँ से भी इम्प्रूव हुई है 143%। तो जहाँ पर हम यहाँ पर इतना खर्चा कर रहे हैं उसके बावजूद हम यहाँ पर कमा भी रहे हैं, तो ये एक तरीके से बैलेंस दिख रहा है। लेकिन ये सब हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बात कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल जो आपका ट्रेड है उसकी तो बात ही यहाँ पर नहीं हो रही, ओके। तो इलीगल जो वर्ड है ये सस्टेनेबल ट्रेड को ही यहाँ पर आपका अलग कर देता है, वरना अगर ये सब चीज़ें इलीगल तरीके से हों तो ये सब भी आपका मिलेगा, ओके। तो ये आप देखो कि यहाँ से इस तरीके से पैसा भी हमारे पास आता है और पैसा जाता भी है। इंडिया के ग्रोइंग स्टॉक्स की बात करें, जिसका मतलब है कि जितने भी लिविंग ट्रीज है उनका वॉल्यूम ये इंक्रीज़ हुआ है 2013 से, और ये फॉरेस्ट है नीचे के आप देखिए, और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से मिलेंगी। आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि इंडिया का जो ग्रोइंग स्टॉक है, यानी जितना भी वॉल्यूम है, चाहे वो फॉरेस्ट के अंदर हो चाहे वो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हो, सब चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव हुई हैं 2013 से, ओके। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा ये आर्टिकल आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, और इस आर्टिकल के अंदर इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि किस तरीके से हम इंपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, इलीगल तरीके के जो इंपोर्ट्स यहाँ पर हैं। उसके बाद ये आर्टिकल आता है होप डिफर्ड, और इसके अंदर दो मेन टॉपिक्स के ऊपर बात की गई है। एक तो कुछ ऐसी आपकी ओरल जो कह सकते हैं कि एंटीवायरल ट्रीटमेंट है कोविड-19 की, उनकी बात की गई है कि ओरल तरीके से जो हम पिल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर यूज़ करें कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी चीज़ ये बात की गई है कि दो तरीके की वैक्सीन्स होती हैं, एक होती हैं थ्योरेपेटिक वैक्सीन्स और एक होती हैं प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन्स। इन दोनों के डिफरेंस की भी बात यहाँ पर की गई है, ओके। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, आपको इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो कोविड-19 में हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो इसके लिए दो अप्रूवल दिए गए हैं, दो ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट हैं, जिसका एक का नाम है मोल्नुपिरेविर और दूसरे का नाम आपको यहाँ पर मिलेगा पैक्सलोविड, ओके। ये दोनों ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट हैं के रूप में वर्क करती हैं कोविड-19 से, और इन दोनों को हमने यहाँ पर क्लियरेंस दे दिया है। ये जो वैक्सीन्स हैं ये प्रॉमिस करती हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करेंगी, डेथ का जो बर्डन है वो रिड्यूस होगा, और जिसकी वजह से ये पिल्स जो हैं वो पेंडेमिक को मैनेज कर सकती हैं। बट मिलेगा कि दे कैन नॉट एंड इट, नॉट एलोन। लेकिन ये इसको मैनेज कर सकती हैं, इसको एंड नहीं कर सकती, और ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो ये चीज़ इसके अंदर डिस्कस की गई है कि कोविड-19 तो रहेगा, और आपके पास जो ऑप्शन है वैक्सीन का आप उसको चालू भी नहीं रख सकते, ओके। वैक्सीन का जो ऑप्शन है आप उसको चालू भी नहीं रख सकते, क्या बूस्टर शॉट्स यहाँ पर आ गए हैं, इसके बाद क्या डबल बूस्टर शॉट्स वगैरह लगाने का इंतजाम है, ओके। ये तो चीज़ें आती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो इस सिस्टम को यहाँ पर रोक करके अलग तरीके की वैक्सीन, जिनको थ्योरेपेटिक वैक्सीन कहते हैं, उनको लगाने की बात की जा रही है, ठीक है। हम यहाँ पर ये चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, लाइक ओरल थिंग्स यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं, बट इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो आगे है वो डिस्कस किया गया है अबाउट दीज टू एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स, एक का नाम मोल्नुपिरेविर है और दूसरे का पैक्सलोविड है। इनको क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, और यहाँ पर मोल्नुपिरेविर है वो डेवलप की गई बाय यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल फर्म मेर्क के द्वारा, और जो दूसरी यहाँ पर बायोलॉजिकल कंपनीज ये सब मिलेंगी आपको, ठीक है। दो कंपनीज़ के द्वारा है, एक है आपकी रिजबैक बायोथेरापेटिक्स के द्वारा, और दूसरी यहाँ पर आपको मिलेगी मर्क। इन दोनों ने मिलकर के इस मोल्नुपिरेविर नाम की जो ड्रग है इसको यहाँ पर डेवलप किया है, और इन्होंने कहा है कि इससे हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के जो रिस्क हैं वो 50% तक कम यहाँ पर हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरी जो वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं कहेंगे, ये आपकी जो पिल है ये रहा आपकी पैक्सलोविड, और डेवलप की गई है बाई बायोटेक जायंट फाइजर के द्वारा, और इन्होंने कहा है कि इससे 88% रिस्क हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। और यूके के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने मोल्नुपिरेविर को अप्रूव कर दिया है, और पैक्सलोविड को भी अप्रूव कर दिया है। यूएस ने भी इसको अप्रूव कर दिया है, दोनों की दोनों ड्रग्स को इसको अप्रूव कर दिया गया है कि इनको यूज़ किया जा सकता है कोविड-19 ट्रीटमेंट में। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इन दोनों को देख करके ही अप्रूव कर दिया, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ नहीं किया कि यूएस जैसी कंट्रीज़ ने किया है और यूके ने इस चीज़ को किया है तो हम भी इस चीज़ को कर देते हैं, ओके। ये सब काम यहाँ पर हुआ, ऑलराइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, हैव फॉलो द सूट, ओके। सिंस द पिल्स आर शॉर्ट सप्लाई, अभी डेवलप स्टेज में है और सप्लाई भी इसकी कम है, तो जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, वेल्दी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसके जो आपके वॉल्यूम्स हैं, ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब यहाँ पर नहीं ले रखे हैं अभी, इनको सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, ओके। The UN Medicinal Patent Pool that aims for improved access to the medication has freed molnupiravir patent for low and middle income countries। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो आपका मेडिसिन पेटेंट पूल है, सिस्टम है, इसने इसके ऊपर कोई भी पेटेंट नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि अगर पेटेंट यहाँ पर मिल जाएगा तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, जो कि एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल तरीका बिल्कुल भी नहीं है वैक्सीन को डेवलप करने का, ओके। तो कुछ चुनौतियाँ वगैरह आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा ये डेवलप कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है।
कुछ रिसर्चर्स हैं इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द ICMR, इन्होंने इसके ऊपर कंसर्न जताए हैं कि जो मोल्यूप्रेविर है ये इंट्रोड्यूस करती है सम वायरल RNA डिफेक्ट्स। ओके, इसको आप अपने मुंह के जरिए गोली को आप लोगे। ओके, और ये पिल है। ओके, तो आप जब इसको कंज्यूम करोगे तो ये आपके RNA को टारगेट करेगी, उस वायरस के कोविड-19 के अंदर RNA जेनेटिक वायरस है, उसको यहाँ पर टारगेट करेगी और उसको ख़त्म करने का काम करेगी। इसका ये कहने का तरीका है और ये इस तरीके से वर्क करती है। लेकिन जो आपके कंसर्न है ICMR के द्वारा उभारे गए, उन्होंने कहा कि ये जो ह्यूमन है उसके अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी चेंज कर सकती है। ओके, तो लिखा हुआ है कि कुड ऑल्सो मैच विद ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल एंड लेड टू द म्यूटेशंस। ओके, तो इन्होंने कहा है कि इससे ह्यूमन जेनेटिक पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए हम इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, इन्होंने कहा है कि इससे रिस्क भी पॉज हो सकता है और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर जो फोइटस यहाँ पर होगा उस पर भी रिस्क यहाँ पर हो सकता है। ओके, कार्टिलेज पर भी असर यहाँ पर पड़ सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई। तो कुछ चुनौतियां बरकरार हैं और अभी इसको यहाँ पर लॉन्च इस तरीके से नहीं किया गया है। दूसरा लिखा हुआ है चेंज ट्रैक। सिंस द बिगिनिंग ऑफ पेंडेमिक वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि बीमारी आई है तो उसके लिए एक तरीका है जिसका नाम है वैक्सीनेशन। हाउवर ये एक इनइफेक्टिव अप्रोच है। आप पहला शॉट दे चुके हैं, 3 साल हो गए हैं, दूसरा शॉट दे चुके हैं, अब आप तीसरा शॉट दे रहे हैं। इस तरीके से आप एक इंसान के 50 साल में आप उसको 50 शॉट यहाँ पर देंगे कि वो कोविड-19 से बचा रहे। दिस इज़ नॉट द वे। आप किस किस को यहाँ पर इस तरीके से वैक्सीन लगाएंगे? देखिए, हमें पिछली जो गलतियां हैं उनसे यहाँ पर सीखना चाहिए। लाइक इन्फ्लुएंजा के लिए यहाँ पर हमने वैक्सीन डेवलप की थी और उसको भी हमने इसी तरीके से लागू करने की कोशिश की, बट बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हमें देखने के लिए मिली। बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो रह गई। ओके, और उनको बचाया भी नहीं जा सका। ओके, उसके बाद भी जो मॉर्बिडिटी रेट्स हैं वो भी बरकरार रहे, यानी कि हम इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे और ना ही रोक सकते हैं। इसका सोल्यूशन दूसरा यहाँ पर है। ओके, उस सोल्यूशन की बात यहाँ पर की गई है। इतना जो आर्टिकल था ये आपका इसके ऊपर हो गया कि जो आपकी मोल्नुपिरेविर है या फिर पैक्सलोविड है, किसने डेवलप की, कैसे डेवलप की और इसके अंदर क्या क्या चुनौतियां हैं, एक दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो बात की जा रही है ट्रैक चेंज करने की, ठीक है, आप इस तरीके की ड्रग्स तैयार कर रहे हो, ओरल पिल्स तैयार कर रहे हो कोविड-19 से लड़ने के लिए, कि कोविड-19 से बचा जा सके, उसके इन्फेक्शंस को रोका जा सके, लेकिन यहाँ पर आपको इस ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है। इन्होंने ये बात कहा है कि देयर इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी डैट वी मे नीड रिपीटेड बूस्टर शॉट्स टू स्टे अहीड ऑफ द वायरस म्यूटेटिंग फास्टर एट द स्पीड ऑफ द वैक्सीनेशन। जितनी तेज़ी से आप मतलब म्यूटेशंस यहाँ पर आ रहे हैं या नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, उतनी तेज़ी से आप वैक्सीनेशन नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट कोविड-19। ओके, और साथ ही साथ हर किसी को आप कोविड-19 का वैक्सीन भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर कर क्या सकते हैं? इन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि यहाँ पर जो आप इस समय यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन्स। ओके, देखिए प्रोफाइलैक्टिक का मतलब यहाँ पर ये है, ये ऐसी वैक्सीन्स होंगी जिनको वायरस आने से पहले सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मान लीजिए कि मुझे अभी तक वायरस नहीं आया, फिर भी मैंने दोनों की दोनों डोजेज़ यहाँ पर लगाई हुई हैं। ओके, क्यों? क्योंकि मैं बच सकूँ, ताकि उससे अभी मुझे हुआ नहीं है लेकिन मैं फिर भी बचना चाहता हूँ कि मुझे हो ना। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन। दूसरा इन्होंने फोकस किया है थ्योरोपैटिक वैक्सीन्स की तरफ। इन्होंने कहा है कि ये प्रोफिलाइटिक वैक्सीन्स को यहाँ पर बंद करो और थ्योरोपैटिक वैक्सीन्स की तरफ फोकस करना शुरू करो। एक मरीज़ उसको कोविड-19 हो चुका है, गौर फरमाइए, उसको कोविड-19 हो चुका है, उसके बाद आप उसको वैक्सीन दो। दिस इज़ कॉल्ड थ्योरोपैटिक वैक्सीन। तो उपचार के लिए इसको यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, ना कि पहले से ही संभलने के लिए। ओके, तो ये बात इन्होंने डिस्कस की कि जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन्स डेवलप की गई थी जो कि वाइडली अवेलेबल हैं, उसके बाद भी मॉर्बिडिटी यहाँ पर बनी हुई है। WHO ने कहा है कि लगभग 6,50,000 पीपल एनुअली इससे मर जाते हैं। तो हमें इससे कुछ सीखना चाहिए कि कोविड-19 भी कोई छोटी बीमारी नहीं है और इसमें हम इस तरीके से रेगुलर डोजेज नहीं लगा सकते। पूरी पॉपुलेशन को बार बार बूस्टर डोज लगाना कोई सोल्यूशन नहीं होता। ओके, US है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, इन सभी ने भी फोकस करना शुरू कर दिया है कि थ्योरोपैटिक्स पर फोकस किया जाए, यानी पहले इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद उसको बचा लिया जाए। एज दे आइडेंटिफाई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, इंडिया इज टू फॉलो सूट। इंडिया में भी इसको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो द फोकस ऑन थ्योरोपैटिक इज स्टिल नॉट एट पार विद द वैक्सीन्स एंड डायग्नोस्टिक्स। वी नीड अ होलिस्टिक अप्रोच बिगिनिंग से, ताकि हम इस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दे सकें। एज पर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर यानी ACTA, जो कि एक WHO का प्रोग्राम है, इसने फोकस किया है कि नए कोविड डायग्नोस्टिक्स के लिए थ्योरोपैटिक्स वैक्सीन्स पर फोकस किया जाए। ओके, तो इसको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर है। फिलहाल के लिए आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ थ्योरोपैटिक वैक्सीन एंड व्हाट इज़ प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन्स। ओके, तो ये आपको एक और यहाँ पर ग्राफ दिया गया था और इसमें बताया गया था कि हमने कई तरीके के एंटीवायरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं कोविड-19 इन्फेक्शन से रोकने के लिए, और लेकिन किसी भी तरीके से कोविड-19 थ्योरोपैटिक्स के डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए काफ़ी पैसा नहीं दिया जा रहा है, यानी कि लैक ऑफ रिसर्च देखने के लिए मिल रही है।
तो जितनी भी अभी तक दवाइयाँ काम कर रही हैं, लाइक रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, ओके, ये सब हैं आपकी। तो ये सब क्या है कि बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो रीपर्पज़्ड ड्रग्स हैं। रीपर्पज़्ड ड्रग्स का मतलब होता है कि वो पहले से ही यूज़ में आ रही थी कोविड-19 से पहले भी किसी और चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हमने उसको रीपर्पज़ किया, हमने उसके जो मकसद है उसको चेंज किया और उसको कोविड-19 के लिए यूज़ किया। तो अभी तक हमने इस काम को किया है, ठीक है? ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसमें भी डिस्क्रिपेंसीज़ देखने के लिए मिल रही हैं, लाइक बहुत सारी अनक्लियर हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। आप देखिए कि मोलनुपिरेविर की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन तो 30 to 50% कम हो जाएगा, लेकिन सेवियर साइड इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। पैक्सलोविड की अगर हम बात कर रहे हैं, बट स्टडी इज येट टू बी पब्लिश। अभी तक इसके अंदर बताया गया कि 89% तक हॉस्पिटलाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन स्टडी अभी तक पूरी तरीके से पब्लिश नहीं हुई है। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दे करके कोविड-19 थेरोपेटिक्स के ऊपर, उनके रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ द कोर जो कि आपको बताने की कोशिश हो रही है इस आर्टिकल के अंदर। ओके, ऐसी ही और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आप जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। इसमें मैंने खास काम ये भी किया था कि मैंने इसमें चैप्टर्स लगाए थे, तो आप नीचे देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पर आपकी प्रकाशित की गई हैं अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड। बात करते हैं आर्टिकल की, जो कि खास था आपकी फ्रंट पेज पर है, और इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो बेसिकली क्रॉप लॉस है उसको यहाँ पर फोकस किया गया है। ओके, तो फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और फूड इन्फ्लेशन किस तरीके से है और किस चीज़ से फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसकी बात यहाँ पर की गई है। इंडिया में जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है नवंबर 2021 के रिलीज़ किए गए थे, और 14.23% का होलसेल इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला था। 10% से ऊपर का होलसेल इन्फ्लेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे रिटेल इन्फ्लेशन भी यहाँ पर बढ़ जाता है, जिससे जो कंज्यूमर है उसको चीज़ें महंगी मिलने लगती हैं। जनवरी 2022 में ये आपका गिर करके 13.56 हो गया। कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, क्योंकि अभी भी 2 डिजिट में डाटा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। 9% से 10% से ऊपर का जितना भी डाटा है वो सारा का सारा आपको 2 डिजिट में डाटा देखने के लिए मिलेगा, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन ये हमेशा ही एक कॉज ऑफ कंसर्न रहा है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन रिटेल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो प्राइस राइज है वो कमोडिटीज़ का आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ऐसा चलता ही आ रहा है। दिसंबर 2021 नाइन्थ कंजिक्यूटिव मंथ था जब हम WPI राइस को 2 डिजिट में देख रहे थे, मतलब 10% से ऊपर का राइस देखने के लिए मिल रहा है WPI में, और ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, बात करते हैं दिसंबर की, दिसंबर 2021 की। और दिसंबर 2021 में जो इन्फ्लेशन के रेट थे वो सिंगल डिजिट में होने चाहिए थे, क्योंकि सरकार ने फ्यूल पर टैक्सेस को कम किया है, तो वहाँ से आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर हम ओवर इन्फ्लेशन के रेट देखें तो भाई इज़ इन्फ्लेशन सो हाई, तो फिर इन्फ्लेशन इतना हाई क्यों रहा? दिसंबर में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, उसके बावजूद क्यों हुई? क्योंकि इससे फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ा। आपने फ्यूल के लिए टैक्सेस कम किए, लेकिन फूड के लिए जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर फिर से बढ़ गया। ओके, तो प्राइस राइज हुए वेजिटेबल्स के, फूड ग्रेन्स के, इन सभी के प्राइसेस यहाँ पर राइज होने लगे, जिससे कि ओवरऑल इन्फ्लेशन के जो एपिसोड्स हैं वो यहाँ पर बढ़ गए। इंडिया में होलसेल प्राइस का इन्फ्लेशन जो है वो नवंबर 2021 में पीक पर था 14.23%, और इसका जो कारण है वो था आपका फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन के कारण आपको होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर सीजनल वेजिटेबल्स के प्राइसेस बढ़ गए, और ये क्यों हुआ? प्राइसेस क्यों बढ़े वेजिटेबल्स के? प्राइसेस इसलिए बढ़े क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ। जब प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड तो बढ़ ही रही है। ओके, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइसेस यहाँ पर बढ़ने तय हैं। ओके, अब ये जो प्रोडक्शन कम हुआ ये क्यों हुआ? क्योंकि क्रॉप लॉस हुआ। क्यों हुआ क्रॉप लॉस? क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिली। दिस इज द फंडामेंटल एंड सेंट्रिक पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल, कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पर आ रही हैं, जिसकी वजह से क्रॉप लॉस ज़्यादा हो रहा है। क्रॉप लॉस ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइसेस हाई रहेंगे। इस चीज़ को हमें रोकना है। तो कुल मिला के क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के ऊपर ये चीज़ों का भार जाता है, कि उसके कारण ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। 1956 से लेकर के 2010 तक अगर हम देखें, तो ऐसे एपिसोड सिर्फ 9 बार हुए हैं कि हमारा इन्फ्लेशन 10% से ऊपर रहा हो। ओके, ऐसा कभी कभार ही होता है जब भारी मात्रा में ड्रॉट्स की कंडीशंस आती हैं, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को बताया। इन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों में इन्फ्लेशन के जो रेट्स हैं, लाइक 1970s में 2007-8 में बढ़े हैं, 2010 से 2014 में ये चीज़ें बढ़ी हैं। उसके पीछे के कुछ कारण थे, लाइक आपका जो ऑयल प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हुए हों, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन 10% से ऊपर गया हो। कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं जो कि सरकार के गलत हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये 10% गया हो, या फिर बायोफ्यूल कंजम्पशन है, जिसकी वजह से फूड वर्सेस फ्यूल की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली, और फूड की शॉर्टेज यहाँ पर हो गई, जिसकी वजह से प्राइसेस राइज यहाँ पर हुए और 10% से ज़्यादा इन्फ्लेशन पहुँच गया। ओके,
लेकिन जो करंट एपिसोड्स हैं प्राइस राइज के नवंबर 2021 दिसंबर 2021 में, वो वेदर इवेंट्स के कारण हो रहे हैं, ना कि ऑयल प्राइस में इंक्रीज के कारण, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के कारण, ट्रेड पॉलिसीज़ के कारण। ये हो रहे हैं वेदर एनोमलीज के कारण। ओके। और प्रीडोमिनेंटली अगर हम बात करें पूरी ग्लोबल लेवल पर फूड इन्फ्लेशन में, तो वो व्हीट में ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हैं, विच रिपोर्टेड प्राइस राइज ड्यू टू द ड्रोट्स। तो एक्सट्रीम वेदर एनोमलीज के अंदर पहली प्रॉब्लम आती है ड्रोट की, और ड्रोट एंड हाई टेम्परेचर के कारण जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन कम हो गया, सप्लाई कम हो गई, प्राइस राइजेस आपको देखने के लिए मिले। रशिया की बात करते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है व्हीट का, उसके अंदर आपको कम हार्वेस्ट देखने के लिए मिली। यूएस में 40% से व्हीट का प्रोडक्शन गिर गया। अनयूजुअल फ्रोस्ट की कंडीशंस देखने के लिए मिली, कई कंट्रीज़ में हेल स्टॉर्म्स की प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। ब्राज़ील जो कि कॉफ़ी का बड़ा प्रोडक्शन एरिया है, वहाँ पर भी डिप देखने के लिए मिला, 10% कम कॉफ़ी का प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ। ओके। तो इसकी वजह से प्राइस राइज नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी ग्लोबल लेवल पर देखने के लिए मिले, अलग अलग कमोडिटीज़ में जो कि वहाँ की फेमस है, प्राइस के राइज देखने के लिए मिले। इससे डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ, और द लिंक बिटवीन द एक्सट्रीम वेदर इवेंट लाइक ड्रॉट, हेल स्टॉर्म्स, इन सब के बीच में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ, और फूड इन्फ्लेशन होना क्लियर था, जो कि आपको देखने के लिए मिला। तो इस पेज से आपको सिर्फ ये देखना था कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंदर आपके हेल स्टॉर्म्स यहाँ पर आ जाते हैं, अनसीजनल रेनफॉल्स यहाँ पर आ जाती हैं, कंप्लीट लॉस हुआ फार्मर्स की राबी क्रॉप्स का, और इस तरीके से जो वेदर इवेंट्स है वो आपकी काम यहाँ पर करती हैं कि वो प्रोडक्शन को कम कर देंगी, और ये चीज़ होंगी। ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं क्लाइमेट चेंज के मॉडल से, और इसी के बेस पर हम ये चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से वल्नरेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। अलग अलग तरीके के डिजास्टर आते हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं सिर्फ क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स पर। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सबसे ऊँची जो चोटी है, ये इसी चीज़ को दिखाती है कि सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स इसी के बेस पर आपके आते हैं, और इकोनॉमिक लॉस भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। अगर आप इसकी तुलना देखें तो 300 बिलियन डॉलर का लॉस यहाँ पर देखने के लिए मिला, ड्यू टू क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स ओनली। ओके। नॉट हाइड्रोलॉजिकल, नॉट जियोफिजिकल। ओके। सिर्फ वेदर रिलेटेड। ओके। ये चीज़ मिलेगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम देखें, डैमेज एंड लॉस इन एग्रीकल्चर रिलेटिव टू द कंबाइंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड टूरिज्म, सिर्फ इन तीन सेक्टर की बात करें, टूरिज्म, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, तो एग्रीकल्चर के अंदर 63% लॉसेज देखने के लिए मिले कंपेयर टू इन 3 सेक्टर। ओके। उसके अलावा अगर हम टोटल डैमेज देखें सभी सेक्टर्स का मिला के, तो एग्रीकल्चर में 26% तक का लॉस हुआ। सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके। तो ये आपका वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आप देख सकते हो कि अगर हम जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, 2008 से 2018 तक कितना पैसा यहाँ पर खर्च हुआ है, लगभग 108 बिलियन डॉलर का नुकसान इन कंट्रीज़ को झेलना पड़ा है। अफ्रीका में 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसी कंट्रीज़ में 29 बिलियन का नुकसान हुआ, और एशिया जैसी कंट्रीज़ में 49 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और इतना क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन लॉस यहाँ पर देखने के लिए मिला ड्यू टू द वेदर इवेंट्स। ओके। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है। क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन लॉस 2018 से 2008 से 18 तक सबसे ज़्यादा जो लाइव स्टॉक क्रॉप लॉस हुआ है वो एशिया के अंदर हुआ है, 74%। ओके। फिर हुआ है आपका अफ्रीका के अंदर, फिर हुआ है आपका लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज़ के अंदर। अपन एशिया में आते हैं तो एशिया की बात यहाँ पर कर लेते हैं। 74% लॉस देखने के मिला, सबसे ज़्यादा लॉस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को हो रहा है, यानी एग्रीकल्चर और एलाइड्स एक्टिविटीज़ में आपको इतना लॉस ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर एनोमलीज देखने के लिए मिलेगा। ओके। इन इंडिया हमारे पास किसी भी तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव डाटा अवेलेबल नहीं है कि हम ये मॉनिटर कर पाएँ कि कितना मॉनिटरी लॉस हुआ है ड्यू टू द क्रॉप डैमेज। ओके। लेकिन बहुत सारा डाटा सरकार के द्वारा रिलीज़ किया जाता है पार्लियामेंट वगैरह में क्रॉप लॉस और डैमेज के रिगार्डिंग, जैसा कि अभी अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने भी इस चीज़ को यहाँ पर लॉन्च किया। इन्होंने ये भी बताया कि लगभग 2016 में 6.65 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उस पर हैवी रेनफॉल आए, फ्लड्स आए, जिसकी वजह से कंडीशंस बेकार हुई। ओके। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि 2021 में 5.04 मिलियन हेक्टेयर की जो ज़मीन थी वो यहाँ पर आपकी इस तरीके से ख़त्म हुई। ओके। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी डिस्कस किया गया कि क्लाइमेट ने हमें फूड ट्रैप में फंसा लिया है, क्लाइमेट चेंज होगा, वेदर एनोमलीज ज़्यादा से ज़्यादा होंगी और फूड यहाँ पर कम से कम प्रोड्यूस होगा। ओके। लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इज़ द वर्स्ट इम्पैक्टेड सेक्टर, जो कि एक्सट्रीम इवेंट से यहाँ पर आपका हर्ट होता है। लगभग 63% इम्पैक्ट यहाँ पर झेलता है डिजास्टर्स का। और एक आपको मिलेगा कि विच हैव सीन अ मेजर राइज इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ दिस सेंचुरी, जो 2000 से लेकर के 2020 तक का एरिया है वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का। वर्ल्ड ऑलरेडी आप देखो कि 4% क्रॉप और लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन को खो चुका है ड्यू टू द डिजास्टर्स, FOA के हिसाब से अगर हम देखें
और इसकी मदद से आप देखो कि 4 मिलियन जो एडल्ट्स हैं उनका कैलोरी इंटेक चल सकता था। ये कुछ डाटा है जैसा कि आप बिल्कुल भी याद नहीं रख पाएँगे, ना ही आपको याद रखना है। बट आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो वेदर एनोमलीज़ आ रही हैं, उसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो भी यहाँ पर कम हो रहा है, जिसकी मदद से हम काफ़ी सारे बच्चों को फीड यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स जो हैं, उन्होंने फार्मर्स को तो यहाँ पर परेशान किया ही है, उनकी इनकम लॉस तो यहाँ पर हुई है, बट साथ में जो अवेलेबिलिटी है फूड की उसका भी लॉस देखने के लिए मिला है। लॉस जो कि प्रोडक्शन में यहाँ पर होगा, जिससे कि प्राइसेस यहाँ पर बढ़ेंगे, लोगों के पास खाने के लिए कम होगा और लेस न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होगा, तो ये प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो ये फूड ट्रैप यहाँ पर बन चुका है और इस तरीके से आप देखोगे कि एक साइकिल यहाँ पर क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से फूड के जो प्राइसेस हैं वो राइज होंगे और न्यूट्रिशन के लेवल्स कम होंगे, जिससे कि माल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारी स्कीम्स हैं वो फ्लो हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आई। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो कि आप कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपके जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जो कि अनसस्टेनेबल तरीके से हैं या फिर एग्री फूड सिस्टम है जो कि गलत है, उनको यहाँ पर आपको रीओरिएंट करना है, इनको चेंज करना है बेस्ड ऑन द एग्रो मीटरोलॉजिकल एडवाइजरी। तो इन्होंने ये बताया कि वेदर एडवाइजरी टाइम पर आपकी फार्मर्स को अवेलेबल कराई जाए, फार्मर्स को बताया जाए भी आज रात हेल स्टॉर्म्स आएंगे तो वो उससे बचने के मेजर्स ले सके। ओके, ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा इंडिया में जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी यहाँ पर जाना चाहिए। द सर्वे वाज डन टू गोज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट। इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन द नेशनल मॉनसून मिशन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ पर, जिससे कि फार्मर्स को ये बताया जा सके कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस को किस तरीके से मॉडिफाई करना है और वेदर इवेंट्स के बारे में भी उनको बताया जा सके, वेदर एडवाइजरीज प्रोवाइड की जा सके, इन पर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, तो इंडिया इस पर भी यहाँ पर काफ़ी जो है वो खर्चा कर रहा है। डेस्पाइट दीज मीजर्स, हम ये सब काम कर भी लें उसके बावजूद भी वेदर इवेंट्स तो आएंगे, साइक्लोनिक स्टॉर्म भी आएंगे। ओके, हैवी हीट वेव्स, रेनफॉल्स, ये सब भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। हम किसी भी तरीके से इनको रोक नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, हेयर इंश्योरेंस कैन ऑफर द कशन अगेंस्ट द डैमेज। ओके, तो यहाँ पर हमारी मदद करेगा क्रॉप इंश्योरेंस। और अब हम चलते हैं क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ कि क्रॉप इंश्योरेंस हमारी किस तरीके से मदद करेगा और अगर पॉलिसीज़ अच्छी चलती रहीं तभी मदद करेगा, अदरवाइज नहीं मदद करेगा। लाइक इंडिया में फसल बीमा योजना यहाँ पर लॉन्च की गई क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर के, लेकिन उसके अंदर फ्लॉज ही इतने हैं कि उनको अपना जो गारंटेड कवरेज है वो ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे काम नहीं होगा, ये गलत तरीका हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी इंश्योरेंस की, तो इंडिया की फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी जिसका नाम है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2016 मध्य प्रदेश से लॉन्च की गई थी और अब फार्मर्स को इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। प्राइम मिनिस्टर जी ने इस बात को कहा था कि किसान की अगर कोई भी फसल डैमेज होती है तो इसको इंश्योरेंस के बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन जब 9 जनवरी 2021 को सेवरल हेल स्टॉर्म्स देखने के लिए मिले हरदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तब ये वार्ड उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब उनको इस स्कीम का लाभ यहाँ पर नहीं मिला। ओके, 2016 से यहाँ पर स्कीम मिली। इसके अंदर कंसिस्टेंस फॉल देखने के लिए मिल रहा है इन द एक्रिएज एंड द नंबर ऑफ फार्मर्स कवर्ड। 2016 में स्कीम अच्छी चल रही थी, एकदम से कवरेज वगैरह यहाँ पर बड़ा, नई स्कीम थी, सभी ने ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद कवरेज वगैरह सब घटने लगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फार्मर से बात की गई और उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर बताया कि मैंने अप्लाइड किया फॉर द कंपनसेशन अंडर द बिहार फसल साहित्य योजना। बिहार फसल साहित्य योजना के अंदर इन्होंने कवरेज के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनकी जो 2021 में फसल के लॉस हुए थे उसका भी कवरेज नहीं मिला है। तो अभी क्या मैं नई अप्लाई करके क्या करूँगा जब पुरानी का ही कवरेज नहीं मिल रहा है। तो ओके, ये चीज़ है। फसल बीमा योजना के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, 2020 में इसको रिस्ट्रक्चर भी किया गया, इसके अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए। लाइक पहले ये जो है वो कंपलसरी थी, उसके बाद अब इसको वॉलेंटरी यहाँ पर बना दिया गया 2020 के अंदर। और इसके अंदर जितनी भी नॉन प्रिवेंटल नेचुरल रिस्क हैं उनके अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ प्री सोइंग भी इसके अंदर में इन्वॉल्व है, पोस्ट हार्वेस्ट तो है ही है। ओके, प्री सोइंग से लेकर के पोस्ट हार्वेस्ट तक नेचुरल रिस्क को कवर किया गया है। इसके अंदर एक यील्ड इंडेक्स बेस्ड स्कीम लॉन्च की गई है और इंप्लीमेंट की जाएगी ऑन द एरिया बेसिस अप्रोच। क्लेम्स जो हैं वो आपके इस बेस पर दिए जाएंगे कि एक्चुअल यील्ड यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी और थ्रेशोल्ड वैल्यू इन द नोटिफाइड एरिया कितनी होनी चाहिए थी। ओके, कहने का मतलब ये है कि एक एरिया में कितना यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा सकता था, यील्ड की जा सकती थी, आपने यहाँ पर कितने यील्ड की है, उसके अंतर को यहाँ पर फुलफिल यहाँ पर किया जाना होगा। ओके, तो इस तरीके से ये काम यहाँ पर किया जाएगा। प्रीमियम बिडिंग सिस्टम के थ्रू होगा। आपका फार्मर जो है वो प्रीमियम का 2% देगा अगर खरीफ क्रॉप है, 1.5% देगा अगर राबी क्रॉप है, और अगर ऑयल सीड या हॉर्टिकल्चर कमर्शियल क्रॉप्स हैं
तो 5% यहाँ पर आपका दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका बैलेंस होगा लाइक 2% यहाँ पर दे दिया, बाकी का जो 98% यहाँ पर बचा उसमें से स्टेट और यूनियन 50-50% पर देंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90-10 के बेस पर यहाँ पर दिया जाएगा। एट द स्टार्ट ऑफ ईच सेशन, जब एक नया सीजन यहाँ पर स्टार्ट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि एक इंडिविजुअल क्रॉप की थ्रेशोल्ड जो यील्ड है वो कितनी होगी इन ईच इंश्योरेंस यूनिट, और उसके बेस पर ये आपका पिछले 7 साल से काम यहाँ पर हो रहा है कि हम एवरेज यील्ड को देखते हैं कि एवरेज यील्ड कितनी होनी चाहिए, और जितनी कम यील्ड यहाँ पर होगी उस हिसाब से इंश्योरेंस भी अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, द नोटिफिकेशन ऑल्सो मेंशन द सम इंश्योर्ड फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स इन इंश्योरेंस यूनिट्स। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से चली और फसल बीमा योजना इस तरीके से आपकी वर्क करती है। रिस्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम याद रखना, इसको वॉलंटरी यहाँ पर अब कर दिया गया है। ओके, ये एक फार्मर से और बात की गई, इन्होंने कहा कि वी हैव ब्रॉट न्यू फार्मिंग प्रैक्टिसेस, हमने नई फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाई लाइक इंटर क्रॉपिंग यहाँ पर हमने अपनाने शुरू की। बट जब इंश्योरेंस कंपनीज की बात आती है, क्लेम्स की बात आती है, या फिर हम लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ से हमें रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब ऐसे आप उसको इंटर क्रॉपिंग की तरफ लेकर के जाओगे या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ लेकर के जाओगे और मदद भी नहीं करोगे, सिर्फ माइक पर आकर के कहोगे कि नेचुरल बजट जीरो फार्मिंग करो, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं होगा ना। या आपको उसको सुविधाएं अवेलेबल करानी होंगी, उसकी क्रॉप लॉस हुई, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो क्रॉप कम होती है, आपकी जो यील्ड है वो कम होती है, और उस कम यील्ड का खर्चा आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। डेस्पाइट द सेवरिटी ऑफ क्रॉप लॉस, जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण यहाँ पर हुआ रिसेंट ईयर में, और द नंबर ऑफ फार्मर्स ऑप्टिंग फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, ये डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है? देखिए, उनकी क्रॉप ज़्यादा डैमेज हो रही है, लेकिन उनको खतरा इस बात का है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ऊपर से 2% और यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, तो उनको ये चीज़ यहाँ पर अच्छी भा नहीं रही है कि भाई फसल बीमा योजना के बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ओके, 2016 से ही ये काम चल रहा है, और देयर हैज़ बीन अ 62% डिक्रीज इन फार्मर कवर्ड, 62% डिक्रीज देखने के लिए मिला है अंडर द क्रॉप इंश्योरेंस ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। ओके, ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखो। 46% कवरेज कम हो गया है राबी क्रॉप्स के लिए, और 57% कम हो गया है अंडर द खरीफ, और एरिया इंश्योर्ड। ओके, तो एरिया इंश्योर्ड यहाँ पर आपका रिड्यूस हुआ है, और यहाँ पर जो फार्मर कवरेज है वो भी रिड्यूस हुआ है, दोनों चीज़ें यहाँ पर रिड्यूस हुई हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता लगेंगी कि ये चीज़ें हैं। उसके अलावा जो कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो कि इस स्कीम के अंदर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये स्कीम पहले कंपलसरी थी तो उनको यहाँ पर जाना पड़ा, और अब ये वॉलंटरी कर दी गई है, तो उनका जो पिछला जो मनी है और जो कि यूज़ नहीं हुआ वो भी सब यहाँ पर जो है वो गलत हो गया। ओके, दैट पे द प्रीमियम एज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द स्कीम दैट वाज नो लॉन्गर मैंडेटरी। अब ये स्कीम मैंडेटरी नहीं है, अब ये वॉलंटरी है, तो ये जो प्रीमियम है वो इन्होंने भरा, वो इस तरीके से हुआ। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के अंदर आप देखो कि जनवरी 2022 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे ही और इश्यूज भी कवर किए जाते हैं, उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और फसल बीमा योजना की ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी गठित हुई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, इन्होंने कुछ इश्यूज़ बताए कि फसल बीमा जो योजना है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन्होंने कहा बहुत सारे स्टेट हैं जो कि फसल बीमा योजना से विड्रॉ कर रहे हैं, लाइक वेस्ट बंगाल वगैरह जैसे कुछ स्टेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो क्लेम्स हैं उनके सेटलमेंट नहीं हो रहे हैं, लगभग 8,000 करोड़ रुपये पेंडिंग पड़े हुए हैं स्टेट्स के पास में। ओके, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी यहाँ पर नहीं है और फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए। साथ ही जो स्टेक होल्डर्स हैं लाइक मंडीज़ वगैरह हैं और स्टेट बोर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, उन सभी के बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है। इसके अलावा यील्ड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस भी बहुत है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, प्रॉब्लम ये है कि जो क्लेम्स हैं वो यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, क्लेम्स का जो पैसा है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो किसान क्यों इसमें आएगा, वो अपना 2%, 3%, 5% भी क्यों देगा जब उसको क्लेम्स ही अवेलेबल नहीं होंगे। तो ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए कुछ सुझाव भी यहाँ पर दिए गए। इन्होंने कहा कि स्टेट्स को निकलने से यहाँ पर रोको, ठीक है, विड्रॉल ऑफ स्टेट्स जो है उसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑपरेशनल जो गाइडलाइंस है उनको रिवैम्प करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि स्टेट्स डिलेइंग रिलीज ऑफ सब्सिडी बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग सीजन्स। जो ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सब्सिडी को देने में डिले कर रहे हैं, उनको यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। रिक्वेसाइड सेंट्रल शेयर ऑफ प्रीमियम सब्सिडी जो कि 90 है और 50 है अलग अलग स्टेट्स के लिए, रिमेनिंग स्टेट्स के लिए 50 है और नॉर्थ ईस्ट के लिए 90 है, इसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और आप देखो कि क्रॉप हैविंग ग्रोस प्रीमियम रेट अप टू 25% फॉर द इरीगेटेड एंड अप टू 30% ऑफ द अनइरीगेटेड क्रॉप एरिया।
एक्सपीडिट स्टडी होनी चाहिए कि अल्टरनेट रिस्क मेजर्स क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपका इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील लेवल पर भी हो सकती हैं। ओके, और उनकी ओपनिंग ऑफ द और वो फंक्शनल यहाँ पर होने चाहिए, फंक्शनल होने चाहिए। ओके, टाइमली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए कंपनीज़ का, इंश्योरेंस कंपनीज़ का। एंश्योरिंग नो कंपलसरी डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ द लोनी फार्मर्स, तो जो फार्मर्स को क्लेम मिलना है उसमें किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं होना चाहिए। फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी की कि इतने समय में आपको जो क्लेम है वो प्रोवाइड कराना है। फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रीवियंस रेड्रेशल कमिटीज़ भी यहाँ पर होनी चाहिए हर एक स्टेट के अंदर, जिससे कि फार्मर अपनी जो ग्रीवियंसेज हैं उनको लॉन्च कर सके। ओके, तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि फसल बीमा योजना में चुनौतियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद एक आर्टिकल और है इसके अंदर, और इसके अंदर बात की गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान की स्टेट बर्ड है, लेकिन आपको मिलेगा कि यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं। और ये प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, छोटा आर्टिकल है, इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, राजस्थान के बीच में एक 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है और जैसलमेर में पड़ता है, और इसका नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क। और इसके चारों तरफ काफ़ी भारी मात्रा में और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लगाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपकी हाई टेंशन वायर्स आ सकती हैं इस तरीके की, जो कि एक ग्रिड को दूसरे ग्रिड से यहाँ पर कनेक्ट करती हैं। उसके अलावा कई सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लगाए जा रहे हैं, जिनको सोलर पार्क यहाँ पर कहते हैं। ओके, और यहाँ पर जो एरियाज़ हैं वो दिखाए गए हैं कि विंड पावर के लिए आप देखो कि विंड फार्म्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, पूरी इंडिया में सिर्फ 150 ही यहाँ पर जिंदा हैं, और उसमें से लगभग 122 हैं जो इस इलाके में यहाँ पर रहती हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो खतरा इनके लिए यहाँ पर है वो है इलेक्ट्रोक्यूजन का। ये इन वायर्स से टकराती हैं, ये इन विंड फार्म से यहाँ पर टकराती हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ यहाँ पर हो जाती है। इनकी जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2020 में ऑर्डर दिया था कि जितने भी वायर ये ऊपर जा रहे हैं हवा में लटकते हुए, इन सभी को अंडरग्राउंड यहाँ पर करा जाए, ताकि इनको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर उसका झटका ना लगे, इसको इलेक्ट्रोक्यूजन कहते हैं। एलिफेंट्स की डेथ का भी सबसे बड़ा कारण जो है वो इलेक्ट्रोक्यूजन ही है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है। तो इसको सब अंडरग्राउंड करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आप इशू समझ चुके होंगे, और इसी के अंदर लिखा हुआ है कि ये लॉस कर सकता है इट्स नेचुरल हैबिटेट टू विंड एंड सोलर पावर प्लांट्स। ठीक है, आप रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस विंड फार्म और सोलर पावर प्रोजेक्ट, लेकिन उसके भी अल्टरनेटिव मेथड्स आपको अपनाने पड़ेंगे, वरना ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये अपना इलाका खो देगी। ओके, ये कुछ प्रोटेक्शन स्टेटस हैं। IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में है साइट्स की, और कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन के अंदर शेड्यूल 1 में है। ओके, तो सभी जगह पर थ्रेट नज़र आएगा आपको। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, ये मैंने आपको बता दिया कि जितने भी नेचुरल ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं उनको डिक्लेयर किया जाए डीम्ड फॉरेस्ट, और वहाँ पर किसी भी तरीके की पावर कंपनीज वगैरह सेटअप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि वेलकम किया जा रहा है नई पावर कंपनीज का, और सेक्रेट ग्रुप्स पर यहाँ पर खतरा आपका मंडराता हुआ दिख रहा है। जो ग्रेट इंडियन बर्ड है ये एक लार्ज बर्ड है, 1 मीटर तक की हाइट की यहाँ पर हो सकती है, विंग स्पान 2 मीटर का हो जाता है, वेट लगभग 18 किलो तक का रहता है। ओके, 2018 की स्टडी के हिसाब से सिर्फ 150 ही ये यहाँ पर जिंदा है, जिनमें से 122 आपको इस जैसलमेर वाले इलाके में मिलेंगे, बाकी के जो 28 हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसी जगहों पर आपको मिलते हैं। तो आप समझिए कि कोई चीज़ सिर्फ 150 की संख्या में है तो हमें उसको बचाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले ये थी कि जो पावर ग्रिड है वो यहाँ पर यूज़ की जा रही थी, पावर लाइंस इनके लिए खतरनाक होती थी, तो ये इलेक्ट्रोक्यूटेड होते थे और डाई हो जाते थे। तो अब पावर लाइंस को यहाँ पर कम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बजाय आपने जो सस्ते रिन्यूएबल एनर्जी के मेथड्स अपनाए, लाइक सोलर पावर सिस्टम्स हैं या फिर आपकी जो विंड फार्म्स हैं, उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया। ओके, हाई टेंशन वायर्स को यहाँ पर मना करने की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। तो ये सब काम यहाँ पर किए जाने शुरू हो गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विंड फार्म के जरिए भी जो उसके विंग्स हैं, ओके, उसकी उसमें भी यहाँ पर आपका खतरा बना रहता है। जब एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ से पास होगा तो उसको ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आई। ओके, इसके बाद आपके कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम एक अलग सा अल्टरनेटिव ले सकते हैं, लाइक ग्रीन एनर्जी आपको प्रोड्यूस करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हम बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। और सोलार एनर्जी का एक एडवांटेज ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूट भी की जा सकती है और डिसेंट्रलाइज भी की जा सकती है। गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर पॉलिसी यहाँ पर अपनाई है। आप ज़मीन पर इस चीज़ को ना लगाएं, जो बिल्डिंग्स हैं उनकी छत पर इस चीज़ को यहाँ पर लगाएं, जो आपके सोलर फार्म्स होते हैं उनको आप घर की छत पर लगाएं, दिस इज कॉल्ड रूफटॉप सोलर पॉलिसी।
सरकार ने ये बात यहाँ पर कही है, लेकिन जो आपके और एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि ये तो सही है, आप इसको करते रहो, लेकिन इसके अलावा जो ग्रे टॉप सोलर पॉलिसी है उसको भी यहाँ पर लॉन्च करो। सिर्फ जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनके घर की छत के ऊपर तो सोलर फार्म्स लग ही रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो छत है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, आप उस पर भी सोलर पावर्स फार्म लगा सकते हो। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ग्रे टॉप सोलर पॉलिसी का मतलब क्या है कि सेटिंग करने हैं रूफ टॉप ऑन द टॉप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज दैट आर स्प्रेड ओवर द लार्ज स्पेसेस। ओके, तो ये काम यहाँ पर आपको करना है। तो लार्ज इंडस्ट्रियल स्पेसेस जो मिलेंगे आपको उस पर आप ये चीज़ कीजिए। रूफ टॉप पर तो किया जाता है, पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर होता है, लेकिन आप ग्रे टॉप भी यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा दो और प्रैक्टिसेस की बात की गई, एक और प्रैक्टिस की बात की गई जिसका नाम है एग्री वोल्टिक्स। ओके, और इन्होंने कहा है कि जो फार्म सेक्टर होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर जो फार्म होते हैं उसके अंदर जो सोलर पावर से रिलेटेड फार्म लगा सकते हैं आप। मतलब वहाँ पर जो केरोसिन बेस्ड डीजल पंप्स यूज़ किए जाते हैं उसकी जगह पर सोलर पावर बेस्ड पंप्स का यूज़ यहाँ पर किया जाए, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर आपकी मिलती रहे। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, और इस तरीके से आप थोड़ा सा मदद यहाँ पर ले सकते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो या फिर कोई और भी पशु पक्षी हो उसको यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूजन से बचाया जा सके। यूएस और यूरोप में ये काम पहले से ही चल रहा है, और इंडिया में भी इस चीज़ को लॉन्च किया जाना चाहिए। तो आपकी जो रूफटॉप सोलर पॉलिसी है वो तो आपकी चलेगी ही चलेगी, बाकी आप और भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि हम एग्री वोल्टेक्स को भी यहाँ पर अपना सकते हैं, और ये आर्टिकल आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये आपकी मैगज़ीन थी, काफ़ी लंबी हो गई इस बारी, और ये अभी मैं इसको यहीं पर ही बंद करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।